नमस्कार, आप सुनने जा रहे हैं मोहम्मद इस्लाम के साथ रवीश कुमार को। आइए सुनते हैं गाज़ा और इज़राइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, का इतना इसी टॉपिक असहाय पे हो गया न्यूज। है कि वह इसराइल को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने, आतंकवादी घोषित फिर करने से भी आगे नहीं रोक सका। बात करेंगे। एक साल से पहले लगातार वीडियो देख इसराइल को लेते हैं। हथियार और धन देने के बाद भी अमेरिका की यह हालत हो गई है कि उसकी एक बात इसराइल नहीं मान रहा। राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार यह कहते नहीं थकते कि इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, और इसी एक वाक्य में इसराइल को सब माफी दे देते हैं। कोई यह तो बता दे कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को बैन करने में कौन सी आत्मरक्षा शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इसराइल में घुसने पर प्रतिबंध लगाकर इसराइल ने कौन सी आत्मरक्षा की है। 28 अक्टूबर को इसराइल की संसद ने 2 कानून पास किए। इसके तहत इसराइल की धरती से गजा में राहत का काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए को रोका जा सकता है, और दूसरे कानून के अनुसार इसराइल का कोई भी अधिकारी या उसकी कोई भी संस्था यूएनआरडब्ल्यूए से संबंध नहीं रख सकती। इसराइल के सांसद कह रहे हैं कि यूएनआरडब्ल्यूए मतलब हमास है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की तुलना हमास से की जा रही है। इस संयुक्त राष्ट्र में सुधार के नाम पर अपने लिए जगह मांगने वाले देश बता नहीं रहे कि अगर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर ही आतंक का आरोप लगाया जाएगा, उसे बैन किया जाएगा, तो क्या बच जाएगा। बाकायदा कानून बना दिया है कि यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। जैसे ही इसराइल का विदेश मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र को इस कानून के बारे में अधिसूचित करेगा, उसके 60 से 90 दिनों के बाद यह प्रभाव में आ जाएगा। यूएनआरडब्ल्यूए की प्रवक्ता जूलियट तोमा ने कहा है कि यह एक आपदा है। यूएनआरडब्ल्यूए गजा में सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। कौन इसका काम कर सकता है। यह शर्मनाक है कि संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य देश ही संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक ऐसी संस्था जो गजा में मानवीय सहायता अभियान में सबसे अधिक योगदान दे रही है। ग्लोबल ऑर्डर की बात कर अखबारों का पन्ना भरने वाले नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र की इस दुर्गति को लेकर क्या कहा है, आप पता कीजिए। अमेरिका ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है। कहा है लाखों फिलिस्तीनी खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक के लिए यूएनआरडब्ल्यूए पर निर्भर हैं। उन सबको इस फैसले से धक्का पहुंचेगा। कितनी बड़ी चिंता जाहिर कर दी अमेरिका ने। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान जारी किया है और इसराइल को चेताया है कि यूएनआरडब्ल्यूए पर प्रतिबंध लगाने के परिणाम बहुत विकराल होंगे। ये सभी देश इसराइल के ही मित्र हैं। तुर्की ने कहा है कि यूएनआरडब्ल्यूए पर प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अल्लाहु यूरोपीय अकबर। संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि वे गंभीर रूप से चिंतित हैं। इस तरह का कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता के मूल सिद्धांत के खिलाफ जाता है। आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्पेन ऐसे देश हैं जिन्होंने इसी साल फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी थी। सभी ने इसराइल के निर्णय के खिलाफ बयान दिए हैं। बेल्जियम ने अपने बयान में कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं के काम में एक बेहद चिंताजनक नजीर स्थापित करता है। इससे पहले इसराइल ने ईरान की निंदा न करने पर संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरेस पर प्रतिबंध लगा दिया कि वे कभी इसराइल का दौरा नहीं कर पाएंगे। आज गुटेरेस ने कहा वे इसराइल के नए कानूनों से बेहद चिंतित हैं। यह फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए विध्वंसक साबित होंगे। साथ ही यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में उठाने जा रहे हैं। यूएनआरडब्ल्यूए गजा में राहत व बचाव का काम करती है। 19 लाख से अधिक फिलिस्तीनी अपने घरों से यहां विस्थापित हैं। गजा में भोजन, साफ पानी और दवा की व्यापक कमी है। भूखमरी और बीमारी फैल चुकी है। एक भयानक और लगातार विकराल होती मानवीय त्रासदी गजा में चारों तरफ दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों और अमेरिका सहित इसराइल के पश्चिमी सहयोगियों ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। अभी तो खबर आ रही थी कि अमेरिका के विदेश विभाग के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से मुलाकात की है, मांग की है कि गजा में राहत सामग्री के पहुंचने को सुलभ बनाएं, और इसराइल यह सब करता हुआ दिखाई दे रहा है। राहत का काम करने वाली एजेंसी पर प्रतिबंध का कानून पास कर रहा है।
इसराइल का आरोप है कि यूएनआरडब्ल्यूए के कुछ कर्मचारियों ने पिछले साल हमास के हमलों में भाग लिया। यह भी कहा कि यूएनआरडब्ल्यूए के सैकड़ों कर्मचारियों के उग्रवादियों से संबंध हैं और एजेंसी की सुविधाओं के पास या नीचे हमास की सैन्य संपत्तियां पाई गई हैं। इसके बाद एजेंसी के 9 कर्मचारियों को निकाला गया है। यूएनआरडब्ल्यूए ने कहा है कि वह अपने रैंक से किसी भी संदिग्ध उग्रवादी को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करती है। इसराइल के आरोपों के बाद यूएनआरडब्ल्यूए के कुछ धनदाताओं ने उसे दी जाने वाली राशि में कटौती कर दी। हालांकि कुछ को बाद में बहाल कर दिया गया। हमने जो कानून पारित किया है वो सिर्फ एक और बिल नहीं है, यह न्याय और जागृति का आह्वान है। यह कहना है इसराइल के एक सांसद बोअज बिस्मिथ का। यूएनआरडब्ल्यूए शरणार्थियों के लिए सहायता एजेंसी नहीं है, यह हमास के लिए एक सहायता एजेंसी है। इस कानून में यूएनआरडब्ल्यूए की जगह किसी वैकल्पिक संगठन के लिए भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसराइल ने जिस तरह के दोनों कानून पास किए हैं उसके बाद संयुक्त राष्ट्र से उसका संबंध पूरी तरह टूट जाता है। 1947 में इसी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इसराइल वजूद में आया। 1948 में इसकी स्थापना हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र की प्रस्ताव संख्या 181 के तहत फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया, अरब बहुल हिस्सा और यहूदी बहुल हिस्सा। इसी प्रस्ताव को आधार बनाकर 1948 में इसराइल की एक अलग देश के रूप में मान्यता रखी गई। इसके चलते उसी साल नकबा हुआ और 7.5 लाख फिलिस्तीनी अपनी जमीन से विस्थापित हो गए। फिलिस्तीन के इतिहास में नकबा बड़ी घटना मानी जाती है। उसी साल यूएनआरडब्ल्यूए की स्थापना होती है और मई 1949 में इसराइल को संयुक्त राष्ट्र के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मान्यता दे दी जाती है। तब यूएनआरडब्ल्यूए फिलिस्तीनी लोगों की मदद कर रही थी, आज भी कर रही है। तब 7.5 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। आज अपनी ही जमीन पर 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी विस्थापित हैं। यूएनआरडब्ल्यूए गजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, जॉर्डन और लेबनान में भी काम करती है। वहां पर इसके अलग अलग नाम हैं। मध्य पूर्व में इसके कई हजार कर्मचारी काम करते हैं। गजा में 13,000 से अधिक कर्मचारी हैं। यह एजेंसी केवल इसी समूह के लिए मदद पहुंचाती है। इसराइल 7 अक्टूबर के हमले से पहले भी इस एजेंसी का विरोध करता रहा है। यूएनआरडब्ल्यूए का कहना है कि फिलिस्तीनी लोग शरणार्थी की परिभाषा में आते हैं, इसराइल इसका विरोध करता है। उसका कहना है कि इन्हें इस जमीन पर वापस आने का कोई अधिकार नहीं जहां आज इसराइल है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पत्र भी लिखा कि यूएनआरडब्ल्यूए को प्रतिबंधित करने का कानून पास नहीं किया जाए। ऐसा करना महातबाही को आमंत्रण देने के जैसा होगा। इसी साल जून में यूएनआरडब्ल्यूए के कमिश्नर जनरल फिलिप लेजारिनी ने यूएनआरडब्ल्यूए की वेबसाइट पर एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था स्टॉप इजराइल्स वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट अस। हमारे खिलाफ इसराइल का हिंसक अभियान रोकिए। उन्होंने लिखा कि जिस वक्त मैं यह लिख रहा हूं यूएनआरडब्ल्यूए के 197 कर्मचारी गजा में मारे गए। 190 से अधिक यूएनआरडब्ल्यूए की इमारतें तहस नहस हो चुकी हैं। यूएनआरडब्ल्यूए के स्कूल तबाह हो चुके हैं और कम से कम 520 फिलिस्तीनी शरणार्थी यूएनआरडब्ल्यूए के स्कूलों में मार दिए गए। लेजारिनी लिखते हैं कि यूएनआरडब्ल्यूए के लोगों को हर चेक पॉइंट पर परेशान और बेइज्जत किया जाता है। इसराइली प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होते जा रहे हैं। एक बार तो हमारे दफ्तर के बाहर आकर लेट द यूएन बर्न गाना गाया गया, पत्थर भी चलाए गए। इसराइल ने यूएनआरडब्ल्यूए के 19 कर्मचारियों के खिलाफ आरोप लगाए जिनकी जांच हो रही है। इनमें से एक केस बंद कर दिया गया क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। क्या दुनिया ने यूएनआरडब्ल्यूए की अपील सुनी? कुछ किया? कुछ नहीं किया। क्या इस एजेंसी को रोककर इसराइल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आखिरी वक्त में भी गजा के लोगों को पानी तक नसीब ना हो, दवा ना मिले? यूएनआरडब्ल्यूए ने एक ट्रैकर बना रखा है। इसकी वेबसाइट से पता चलता है कि गजा में कितने ट्रक जा चुके हैं, उन ट्रकों में खाने पीने की चीजें थी या दवाइयां। इस ट्रैकर की मदद से पता चलता है कि 18,395 ट्रक ही गजा में अब तक जा पाए हैं। इसमें से लगभग 15,000 ट्रक खाद्य सामग्री के थे। सिर्फ 300 ट्रक ही दवा और चिकित्सा लेकर जा पाए हैं। लगता है इसराइल को यह सब पसंद नहीं। वो चाहता है कि गजा के लोगों को कुछ भी मदद ना मिले।
यूएनआरडब्ल्यूए के प्रमुख लैज़ारिनी ने इन कानूनों के विरोध में आज ट्वीट किया है कि ये बिल फिलिस्तीनियों की पीड़ा को और बढ़ा देंगे, खास तौर पर गजा में, जहां लोग 1 साल से भी ज्यादा समय से किसी दोजख से गुजर रहे हैं। यह वहां 6.5 लाख से ज्यादा लड़कियों और लड़कों को शिक्षा से वंचित कर देगा, जिससे बच्चों की एक पूरी पीढ़ी खतरे में पड़ जाएगी। ये बिल फिलिस्तीनियों के लिए सामूहिक सजा से कम नहीं। यूएनआरडब्ल्यूए और इसकी सेवाओं को समाप्त करने से फिलिस्तीनियों से उनका शरणार्थी का दर्जा नहीं छीना जाएगा। यह दर्जा संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक अन्य प्रस्ताव द्वारा तब तक सुरक्षित है जब तक कि फिलिस्तीनियों की दुर्दशा का उचित और स्थायी समाधान नहीं मिल जाता। इन बिलों को वापस न लेने से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हमारा साझा बहुपक्षीय तंत्र कमजोर हो जाएगा। यह सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। गजा में क्या हो रहा है, इसकी रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल है। हम तो वहां हैं नहीं, तो कई बार पश्चिमी मीडिया का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन किस तरह का पश्चिमी मीडिया में खेल चल रहा है, इसे नोट करना सारे दर्शकों के बस की बात नहीं। कई बार हमारी नजरों से भी चूक हो जाती है। 2020 में बर्नी सैंडर्स अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है, लेकिन जब इसकी रिपोर्ट हमने सीएनएन की साइट पर देखी, सैंडर्स के बयान के ज्यादातर हिस्से नहीं थे। सैंडर्स ने अपने बयान में कहा कि इस्राएल के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो 42,000 लोगों को मार डाले। यह अधिकार नहीं है कि वह गजा की सारी यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दे। गजा के घर, अस्पताल बर्बाद करने का उसे अधिकार नहीं। मानवीय सहायता रोककर भूखमरी और बीमारी फैलाने का अधिकार इस्राएल को नहीं था। इतना कुछ कहते हैं बर्नी सैंडर्स अपने वीडियो में, लेकिन सीएनएन ने बहुत कुछ नहीं छापा। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि करोड़ों अमेरिकियों की तरह मैं भी गजा पर अमेरिका की मौजूदा प्रशासन की नीति का विरोध करता हूं। इस्राएल को अपनी रक्षा का अधिकार है, मगर सभी फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर ट्रंप और उनकी पार्टी का रवैया और भी खतरनाक है। इसलिए कमला हैरिस के जीत जाने के बाद हम नेतन्याहू के प्रति अमेरिकी नीति में बदलाव करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस बीच जेरूसलम पोस्ट ने खबर छापी है कि हमास के कब्जे में इस्राएली नागरिकों के परिवार वाले 6 महीने से प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। 6 महीने से, मगर समय नहीं मिल रहा। इन परिवारों ने मांग की है कि हमास के कमांडर याह्या सिनवार की मौत के बाद बंधकों की रिहाई के प्रयास किए जाने चाहिए और एक बार में ही सभी बंधकों को सामने लाया जाना चाहिए। लेकिन इस्राएल का इरादा कुछ और लगता है। वह बंधकों की रिहाई के मसले से आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। इस्राएल ने संयुक्त राष्ट्र को भी दांव पर लगा दिया। दुनिया भर के नेता जब संयुक्त राष्ट्र की खाली कुर्सियों के बीच अकेले खड़े होकर 10-20-50 लोगों के बीच भाषण देते हैं, अपने यहाँ के कमजोर अखबारों में बड़ी खबर के रूप में छपवाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में बोलकर आए हैं। आज वही संयुक्त राष्ट्र उनके सामने असहाय नजर